ठंड में जंगल में 5 बहू का पेड़ के ऊपर ससुराल। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक बहुत बड़ा कच्चा मकान था जिसमें एक बहुत बड़ा परिवार रहता था। परिवार में 5 बेटे, रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश और गणेश। 5 बहुएं, सविता, गीता, राधा, मीना और पूजा, और 2 छोटे बच्चे, चिंटू और मुन्नी। और 5 बेटों के माता पिता हरिया और सुमित्रा रहते थे। 5 बहुएं रसोई में खाना बना रही थीं। घर के बाहर हरिया और उनके 5 बेटे और सुमित्रा बैठे थे और बातें कर रहे थे। तभी 2 गांव वाले वहां से गुजरते हैं। अरे भाई, इसे कहते हैं परिवार। गरीबी है, कपड़े फटे हैं, पर देखो तो सबके चेहरों पर कितनी मुस्कान है। कभी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं आती इनके घर से। सही कह रहे हो भैया। अरिया काका ने अपने बेटों को संस्कार ही ऐसे दिए हैं। 5 बहुएं हैं पर सगी बहनों की तरह रहती हैं। भगवान ऐसी बरकत सबको दे। तभी घर के अंदर सबसे छोटी बहू पूजा आई। बाबूजी, मम्मी जी, खाना तैयार है, सब लोग आ जाइए वरना रोटियां ठंडी हो जाएंगी। आ रहे हैं बेटे, जब तक तू आवाज नहीं लगाती भूख ही नहीं लगती। सारे बेटे रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश और गणेश और सावित्री सभी घर के अंदर जाते हैं और एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। गांव के दूसरी तरफ एक बड़ी हवेली थी। यह हवेली थी इलाके के सबसे बड़े और क्रूर जमींदार ठाकुर बलदेव सिंह की। ठाकुर अपनी गद्दी पर बैठा था और सामने एक गरीब किसान दीना हाथ जोड़े खड़ा था। मालिक, मुझ पर रहम करो। मैंने तो आपका पूरा ब्याज चुका दिया है। मेरी जमीन मत छीनिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अरे ब्याज चुका दिया? अरे ओ मूर्ख, तू क्या समझता है? हिसाब किताब से तुझे आता है? ये कागज देख रहा है या आंखें फूट गई हैं? तेरी इस पर अंगूठा लगा है। इसमें साफ साफ शर्तों में लिखा है कि जब तक तू ली गई मूल रकम को 2 गुना वापस नहीं करेगा तब तक ये जमीन मेरी ही रहेगी। और सुन ले, वो वक्त निकल चुका है तो अब ये जमीन तेरी नहीं, ठाकुर बलदेव सिंह की है। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए। मेरी रोटी रोजी मत छीनिए मालिक। मैंने अपना और अपने बच्चों का पेट काट काट कर आपकी एक एक पाई चुकाई है। आपने तो कहा था कि हिसाब पूरा हो गया, फिर ये शर्त कहाँ से आ गई? अरे ये तो सरासर धोखा है मालिक। अगर आपने मेरी जमीन ले ली तो मेरा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर जाएगा। हम कहीं के नहीं रहेंगे मालिक। मुझ गरीब पर रहम करिए मालिक। बलदेव सिंह अपनी गद्दी से उठता है और दीना में एक जोरदार लात मारता है और उसे वहां से भगा देता है। कुछ समय बीतता है। अगले दिन सुबह सुबह ठाकुर का एक आदमी शंकर हरिया काका के घर पहुंचा। अरे ओ हरिया, बाहर निकल, ठाकुर साहब ने हवेली पर बुलाया है, जल्दी चल, हिसाब किताब होना है। यह कहकर शंकर वहां से चला गया। हरिया और उसके बड़े बेटे रमेश को यह बात थोड़ी अजीब लगी, इसलिए वो दोनों एक साथ जल्दी से हवेली में पहुंचे। राम राम मालिक, आपने बुलाया? कोई सेवा थी क्या? आओ हरिया, सेवा नहीं, बस एक छोटी सी बात याद दिलानी थी। याद है 2 साल पहले तुमने अपनी छोटी बहू के इलाज के लिए मुझसे 50,000 रुपए उधार लिए थे? जी मालिक, याद है। मैंने तो पिछले महीने ही पाई चुका दी थी। आपने ही तो कहा था कि हिसाब पूरा हो गया। अरे झूठ मत बोल बुढ़े, हिसाब पूरा हो गया। ठाकुर बलदेव सिंह हरिया को एक कागज दिखाता है। ये देख कागज, इस पर तेरा अंगूठा लगा है। इसमें साफ लिखा है कि तूने अपनी सारी जमीन और घर गिरवी रखा है और शर्त के मुताबिक तू समय पर पैसा नहीं दे पाया, इसलिए अब तेरा घर और जमीन सब मेरा है। ये झूठ है मालिक, ये कागज नकली है। बापूजी ने किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाया था। आपने धोखा किया है हमारे साथ। धोखा, इसे व्यापार कहते हैं बेटा। अब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कानून मेरे साथ है, कागज मेरे पास है। कल सुबह तक घर खाली कर देना, वरना मेरे लठैत आकर सामान बाहर फेंक देंगे, समझ गए? मालिक, ऐसा अनर्थ मत करो। मेरा इतना बड़ा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? ये ठंड का समय है, हम मर जाएंगे मालिक, दया करो। अरे मरो या जियो, मुझे उससे क्या? मुझे मेरी जमीन चाहिए, निकल जाओ यहां से। हरिया और रमेश वहां से चले गए। घर जाकर उन्होंने सारी बात अपने परिवार को बताई। अगली सुबह कड़ाके की ठंड थी, कोहरा घना था। सारा परिवार कीमती सामान लेकर अपने घर के बाहर खड़ा था।
हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा दिया। जिस घर में मेरे बच्चे पले बड़े, आज उसी घर से हमें चोरों की तरह निकाला जा रहा है। चलो माँ, अब ये घर हमारा नहीं रहा। रोने से पत्थर नहीं पिघलते। बच्चों को ठंड लग रही है, हमें कहीं सिर छुपाने की जगह ढूंढनी होगी। सभी ने अपने सिर पर सामान की पोटलियां रखी और गांव की तरफ चल दिए। सबसे पहले वो सभी एक गांव वाले के पास पहुंचे जो उनके पड़ोसी था। रामू, रामू दरवाजा खोलो। रामू ने दरवाजा थोड़ा सा खोला। माफ कर दो काका, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, पर ठाकुर ने धमकी दी है कि जो भी आपकी मदद करेगा उसका घर भी छीन लिया जाएगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर देना काका। पूरा परिवार वहां से चला गया और फिर वो अपने एक रिश्तेदार के घर गए जो उसी गांव में रहता था। मामा जी, हम हैं मुसीबत में हैं, थोड़ा सहारा चाहिए। घर का दरवाजा खुला और अंदर से बिरजू निकला। अरे तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? सुना नहीं ठाकुर ने क्या कहा है? और वैसे भी मेरे घर में जगह नहीं है। तुम 15-16 लोग हो, पूरी फौज लेकर आ गए। मेरा घर है यह धर्मशाला, कहीं और जाओ भाई। भैया, तुम तो कहते थे कि हम एक परिवार हैं। आज बुरे वक्त में सगे भाई ने भी मुंह फेर लिया। बहन, बुरा वक्त ही तो असली चेहरा दिखाता है। अपना रास्ता नापो। वहां से भी वो लोग चले गए। दिन भर सभी इधर उधर भटके। रात हो गई, ठंड बहुत पड़ रही थी। सभी गांव के लोग बाहर पहुंच चुके थे। हरिया सभी के साथ अपने पुराने दोस्त के घर पहुंचा। हरिया भाई, ये क्या हो गया? मेरे पास तो खुद रहने को छत नहीं है। ये झोपड़ी भी टपकती है, वरना कसम भगवान की मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपनी पलकों पर बिठाता। मैं बहुत लाचार हूं भाई, बहुत लाचार हूं। अरे रो मत मंगल, तूने मदद करने की सोची, यही बहुत बड़ी बात है। हम संभाल लेंगे, तू फिक्र मत कर। उस रात और अगली रात उस पूरे परिवार ने गांव के बाहर एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रात गुजारी। ऊपर से ओस गिर रही थी। पांचों बहुओं ने अपनी साड़ियों के पल्लू से बच्चों को ढक रखा था। आदमी लोग चारों तरफ घेरा बनाकर बैठे थे ताकि ठंडी हवा औरतों तक न पहुंचे। माँ, बहुत ठंड लग रही है, घर कब जाएंगे? बस बेटा सो जा, सुबह सब ठीक हो जाएगा। 2 दिन बीत गए, कोई मदद को नहीं आया। तब बड़े बेटे रमेश ने एक फैसला लिया। बापूजी, अब और इंतजार नहीं होगा। गांव वाले डरपोक हैं और रिश्तेदारी मतलबी। अगर हम यहाँ रहे तो ठंड से मर जाएंगे। हमें जंगल की तरफ चलना चाहिए। वहां कम से कम हमें कोई भगाएगा तो नहीं। वहां हम अपनी दुनिया खुद बसाएंगे। परिवार ने अपना बचा खुचा सामान उठाया और सिर पर बक्से, पीठ पर पोटली और जंगल की तरफ बढ़ गए। रास्ता बहुत मुश्किल था। चलते चलते अचानक सुमित्रा का पैर फिसल गया। वो गिरने ही वाली थी कि छोटी बहू पूजा और बेटे महेश ने उन्हें थाम लिया। माँ, ध्यान से, आप ठीक तो हो ना? मेरा हाथ पकड़ लो। माँ जी, आप मेरा सहारा ले लीजिए, हम सब साथ हैं, किसी को गिरने नहीं देंगे। परिवार एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का बोझ बांटकर आगे बढ़ता रहा। चलते चलते शाम होने को आई थी। वो जंगल के काफी अंदर आ चुके थे। तभी सबसे आगे चल रहे रमेश और सुरेश रुके। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक अद्भुत नजारा था। वहां एक गोलाकार जगह में 6-7 विशालकाय पेड़ खड़े थे। ये पेड़ आम पेड़ों से बहुत अलग थे। बेहद मोटे तने फैले हुए थे। भैया देखो वो जगह, वहां। शायद भगवान ने हमें यहीं बुलाया था। सारा परिवार वहीं बैठ गया और उन्होंने आग जलाई और वहीं बैठकर बातें करने लगे। सामान अपने पास ही रख दिया और तभी बड़ी बहू सविता की नजर ऊपर विशाल पेड़ों के मोटे तनों और फैली हुई डालियों पर गई। बापूजी सुनिए, अगर हम जमीन पर रहे तो जंगली जानवरों का डर हमेशा रहेगा। क्यों ना हम अपना घर वहां उन पेड़ों के ऊपर बनाएं? सभी ने एक साथ पेड़ों को देखा। जी बापूजी, दीदी सही कह रही हैं। इतनी ऊंचाई पर किसी जानवर का कोई खतरा नहीं रहेगा। ये पेड़ बहुत मजबूत लग रहे हैं। आइडिया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लकड़ी काटेंगे कैसे? घर कैसे बनेंगे? हमारे पास तो कोई औजार नहीं है। बेटा, इसकी फिक्र तू मत कर। मेरा दोस्त मंगल मेरी इतनी तो मदद कर देगा। मैं कल सुबह उसके घर जाऊंगा और थोड़ा बहुत सामान ले आऊंगा। रात हो गई। उस रात को कोई नहीं सोया। अगली सुबह हरिया और उसके साथ उसके 2 बेटे गांव गए और वहां से मंगल के यहां से सामान लाए। अब उनके पास औजार थे। देखो, हमारे पास खाने का राशन बहुत कम है, इसलिए मैं और सुरेश शहर जा रहे हैं मजदूरी करने। हम जो कमाएंगे उससे आटा, दाल और तेल लाएंगे। बाकी तुम तीनों भाई महेश, दिनेश, गणेश बापूजी के साथ मिलकर घर बनाने का काम करोगे। रमेश और सुरेश शहर चले गए। बाकी सब काम पर लग गए। बहुत ठंड पड़ रही थी, लेकिन किसी को ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। मेहनत की गर्मी ने सबको गर्म करके रखा था। औरतें भी पीछे नहीं थी। हर कोई मेहनत कर रहा था।
कोई लकड़ियां काट रहा था तो कोई पेड़ों पर चढ़कर उनको रस्सियों से खींच रहा था। बच्चे भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी बहुत मदद की। ऐसे ही मेहनत करते करते कुछ दिन बीत गए। रमेश और सुरेश शहर से थोड़ा पैसा और राशन ले आए थे। सच में ये तो कमाल हो गया, सभी ने कमाल कर दिया, पेड़ों के ऊपर घर बना दिया। ये सही है, सच में किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। उन 6 विशाल पेड़ों पर अब लकड़ी का सुंदर घर बनकर तैयार थे। हर पेड़ पर एक मजबूत कमरा था। सारे कमरे एक दूसरे से लकड़ी के पुलों से जुड़े थे। बीच वाले सबसे मोटे पेड़ पर एक बड़ा सा हॉल और रसोई बनाई गई थी जहां सब मिल सके। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थी। वाह, ऐसा घर तो मैंने सपनों में भी नहीं सोचा था। ये तो हवा महल है। मेरे बेटों और बहुओं की मेहनत रंग लाई। हाँ, अब हम सुरक्षित हैं, यहाँ कोई जानवर नहीं आ सकता। उस रात वो सब जमीन पर नहीं बल्कि अपने बनाए हुए लकड़ी के सुरक्षित घर में सोए। पेड़ों पर घर तो बन गया था, लेकिन जंगल में सर्दियां और भयानक हो गई थी। सबसे बड़ी समस्या थी खाना कैसे बनेगा और गर्मी कैसे मिलेगी। बच्चों, घर तो बना लिया, लेकिन चूल्हा कैसे जलाएंगे? अगर लकड़ी के फर्श पर आग जलाई तो पूरा घर जलकर राख हो जाएगा। बापूजी, मेरे पास एक उपाय है। हमारे पास वो लोहे का बड़ा तसला है ना, क्यों ना हम उस तसले में ही चूल्हा बना दे। आग तसले के अंदर जलेगी तो लकड़ी गर्म नहीं होगी। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया है। सबने मिलकर तुरंत वो चूल्हा तैयार किया। जब पहली बार उस सुरक्षित चूल्हे में आग जली और पूरा कमरा गर्म हो गया तो बच्चों ने ताली बजाई। हुर्रे, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। अब परिवार के पास रहने के लिए घर था, लेकिन पीने के लिए पानी की समस्या बहुत थी। नदी उनसे बहुत दूर थी, इसलिए उनको पानी नदी से लाना पड़ रहा था। नदी हमसे बहुत दूर है, वहाँ से पानी लाना बहुत कठिन है। अगर हम नदी से लेकर यहाँ तक एक पतली नाली बना ले और यहाँ गड्ढा खोदकर कुआं बना दे तो हमें वहाँ जाकर पानी नहीं लाना पड़ेगा। सुरेश और महेश को बात समझ आ गई। अगले 2 दिन तक आदमियों ने नदी से लेकर अपने घरों तक एक पतली नाली को खोद दिया और फिर वहां एक कुआं बना दिया। कुछ ही दिनों में कुआं पानी से भर गया। अरे मान गई गीता भाभी, आपने तो जंगल में भी नल लगा दिया। यह खुशी ज्यादा दिन टिकी नहीं। कुछ दिन बाद नदी का पानी गंदा आने लगा। अब उस पानी को पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं था। ये मिट्टी वाला पानी पिया तो सब बीमार हो जाएंगे, अब क्या करें? माँ जी, फिक्र मत करो, पानी साफ हो जाएगा। बस मुझे थोड़ी रेत, लकड़ी का कोयला और कुछ कंकड़ चाहिए। सविता ने 3 मटके लिए और उन्हें एक के ऊपर एक रखा। सबसे ऊपर वाले मटके में उसने कोयला और बारीक रेत भरी, बीच वाले मटके में कंकड़ और मिट्टी भरी, सबसे नीचे वाले मटका खाली रखा। उसने ऊपर से गंदा पानी डाला। पानी धीरे धीरे रेत और कोयले से छनकर गंदगी पीछे छोड़कर बूंद बूंद करके नीचे वाले मटके में जमा होने लगा। जब उन्होंने वो पानी देखा तो वो शीशे जैसा साफ था। आहा, अमृत, ये तो बिल्कुल अमृत जैसा मीठा और साफ है। हमारी बहुएं तो साक्षात अन्नपूर्णा और इंजीनियर है। ऐसे कुछ समय बीत गया। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं। शाम के 5 बजते ही जंगल में अंधेरा हो जाता था। उनके पास केरोसिन तेल खत्म हो चुका था। बच्चे अंधेरे से डरते थे। राधा नीचे खड़े होकर पेड़ों की तरफ देख रही थी। तभी उसे पेड़ों पर कुछ चिपचिपा दिखा। चिंटू, मुन्नी, इधर आओ, डरो मत, आज हम रोशनी बनाएंगे। जाओ पेड़ों से वो गोंद इकट्ठा करके लाओ। बच्चों ने जल्दी से गोंद इकट्ठा किया। राधा ने पुरानी साड़ियों की पट्टियां बनाई, उनसे गोंद लगाया और लकड़ियों के सिरे पर लपेट दिया। जब उन्होंने उसे जलाया तो वो बहुत तेज रोशनी के साथ देर तक जलता रहा। ये तो बल्ब जैसा लग रहा है। अब रात में भी उनका पेड़ों वाला घर मशालों की रोशनी से जगमगाता रहता था। कुछ समय बाद बर्फबारी हो गई। शहर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। घर में राशन खत्म हो गया था। एक दिन ऐसा आया जब खाने को कुछ नहीं था। अगर खाने को नहीं मिला तो क्या करेंगे? बच्चे भूख से रो रहे हैं। बाबूजी कहते हैं कि जंगल कभी कोई भूखा नहीं मारता, हमें बस सही जगह ढूंढनी होगी। सारे भाई फावड़ा लेकर नीचे उतरे। बर्फ हटाई और महेश और गणेश ने जमीन खोदना शुरू किया। थोड़ी गहराई पर उन्हें कुछ सख्त चीज मिली। उन्होंने निकालकर देखा तो वो शकरकंद और जंगली अरबी थी। मिल गया, यहाँ तो खजाना है, बहुत सारी जड़ें हैं खाने वाली। उन्होंने टोकरियां भरकर शकरकंद और अरबी निकाले। उधर चौथी बहू मीना ने देखा कि चूल्हे की राख बेकार जा रही है। उसने वो राख पेड़ों के नीचे की जमीन में मिलाई और वहां कुछ सब्जियों के बीज डाल दिए जो वो गांव से लाई थी। शाम को पूरा परिवार साथ बैठा था। सबके हाथ में भुने हुए गर्मा गर्म शकरकंद थे। ये तो आलू से भी ज्यादा टेस्टी है। देख लो बच्चों, अब हम साथ हैं तो जंगल में भी महल है। ना पानी की कमी, ना खाने की। बस ऐसे ही हिम्मत मत हारना।
आज तो ठंड ने हड्डियां तक को जमा दिया। अगर ये आग बुझ गई तो हम सुबह तक नहीं बचेंगे। तभी नीचे अंधेरे जंगल से एक डरावनी आवाज आई। ये कौन है? मुझे डर लग रहा है। डर मत मुन्नी, वो भेड़िए हैं, पर वो नीचे जमीन पर हैं। हम ऊपर सुरक्षित हैं, कोई ऊपर नहीं आ सकता। अगली सुबह एक नई मुसीबत आई। सुमित्रा उठ नहीं पा रही थी। उनका शरीर आग की तरह तप रहा था। वो ठंड और कमजोरी से बुरी तरह कांप रही थी। पानी, गला सूख रहा है। अरे इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। यहाँ न डॉक्टर है न दवाई, अब क्या होगा। तभी मंजली बहू राधा, जिसे जड़ी बूटियों की थोड़ी बहुत समझ थी, वो वहां आई। बापूजी आप घबराइए मत, जंगल बीमारी देता है तो इलाज भी देता है। मैं अभी आती हूँ। राधा ने शॉल ओढ़ी और बाहर बर्फ में निकल गई। उसने पेड़ों की पत्ती, कुछ जंगली तुलसी के पत्ते और गिलोय की बेल ढूंढी और आपस में आकर उसने उसे पत्थर पर पीसा और गर्म पानी में उबालकर एक कड़वा काढ़ा बनाया। राधा अपनी सास सुमित्रा को वो काढ़ा पिलाई। माँ जी इसे पी लीजिए, कड़वा है पर ये आपको ठीक कर देगा। रात भर बहुएं बारी बारी से सास के माथे पर गीली पट्टी रखती रही। सुबह होते होते सुमित्रा का बुखार उतर गया। मेरी बहू तो डॉक्टर से भी बड़ी है, तूने बचा लिया मुझे। दोपहर के समय बर्फ हटाते वक्त एक भयानक हादसा हुआ। बहू मीना एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने वाले लकड़ी के पुल पर जमी बर्फ साफ कर रही थी। उसका ध्यान भटका और उसका पैर फिसला। वो पुल से नीचे गिर गई। गनीमत रही कि गिरते वक्त उसने पुल की एक रस्सी को कसकर पकड़ लिया। मुझे बचाओ, मेरा हाथ छूट रहा है। शोर सुनकर सब दौड़कर आई। दिनेश ने हाथ बढ़ाया और उसका हाथ मीना तक नहीं पहुंच पा रहा था। पुल फिसलन भरा था। अगर वो ज्यादा झुका तो वो भी गिर जाता। जंजीर बनाओ, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ो, जल्दी। तुरंत रमेश ने पेड़ के तने को पकड़ा। सुरेश ने रमेश का हाथ, महेश ने सुरेश का और अंत में दिनेश ने नीचे झुककर मीना का हाथ पकड़ लिया। छोड़ना मत, मैंने पकड़ लिया है, खींचो भाई खींचो। सबने मिलकर जोर लगाया और मीना को ऊपर खींच लिया। वो आज मरते मरते बची। कुछ दिन बाद जब औरतें रसोई में खाना बना रही थी, अचानक 3-4 बंदर घुस गए। उन्होंने बर्तनों को गिराना शुरू कर दिया और रखे हुए फल खाने लगे। अरे हटो, भागो यहाँ से। बंदर बहुत गुस्से में थे। वो दांत दिखा रहे थे। रमेश और सुरेश लाठियां लेकर वहां आए। अरे आज तो इन्हें मजा चखाना पड़ेगा, बहुत नुकसान कर रहे हैं ये। तभी सविता की नजर नीचे पड़ी। उसने देखा कि बर्फ में एक छोटा बंदर फंस गया है। वो निकल नहीं पा रहा था। बंदरों को नुकसान मत पहुंचाइए। देखिए उनका एक छोटा साथी बर्फ में फंस गया है, हमें उसकी मदद करनी होगी। सभी ने वहां देखा। फिर सभी जल्दी से नीचे उतरे और बर्फ से उस छोटे बच्चे बंदर को निकाला। छोटा बंदर जल्दी से अपने साथियों के साथ चला गया, जो कि अभी भी ऊपर थे। देख लिया बच्चों, जानवर प्यार की भाषा समझते हैं। अगर हम उन्हें मारते तो दुश्मनी हो जाती। आज हमने दोस्ती कमा ली। ऐसी कुछ समय बीत गया। एक दोपहर सुमित्रा सो रही थी। बहुएं पास बैठकर स्वेटर बुनने की कोशिश कर रही थी। तभी गीता की नजर सुमित्रा के पास पड़ी। वहां एक काला सांप कुंडली मारे बैठा था। गीता की चीख निकलने ही वाली थी, पर उसने मुंह पर हाथ रख लिया। अगर वो चिल्लाती तो सांप डरकर काट सकता था। उसने इशारे से बाकी बहुओं को दिखाया। इसे मारना पड़ेगा दीदी, वरना माँ जी को काट लेगा। नहीं पूजा, ये जंगल इनका घर है, हम मेहमान हैं। जीव हत्या पाप है। सविता ने एक लंबा डंडा उठाया। उसने बहुत धीरे से डंडे का सिरा सांप के पास रखा। सांप डंडे पर लिपटने लगा। जैसे ही सांप डंडे पर आया, सविता ने बहुत सावधानी से डंडे को बाहर फेंक दिया। कुछ समय और बीत गया। उस दिन सुबह सुबह घर के सभी मर्द हरिया और बेटों के साथ शहर राशन का इंतजाम करने गए थे। घर पर सिर्फ 5 बहुएं, सास सुमित्रा और छोटे बच्चे चिंटू मुन्नी थे। दोपहर का समय था। तभी वहां ठाकुर बलदेव सिंह अपने 2 आदमियों के साथ पहुंच गया। अरे वाह, क्या लकड़ी है। इतने पुराने पेड़, इनकी कीमत तो लाखों में होगी। अरे ओ लखा, शंकर, निकालो आरी और कुल्हाड़ी। आज इन पेड़ों को काटकर हवेली ले चलेंगे। जी मालिक, और ऊपर देखो वो हरिया के चूहे यहीं बिल बनाकर रह रहे हैं। आज इनका खेल भी खत्म। ऊपर घर में बैठी बहुएं ने जब ये शोर सुना तो वो लकड़ी के छज्जे पर आई। ठाकुर को देखते ही उनका खून खौल उठा। ओ ठाकुर, खबरदार जो मेरे घर की तरफ आंखें भी उठाई। ये पेड़ हमारा घर है, चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। अरे देखो तो हरिया की बहुएं शेरनी बन रही है। तुम चुपचाप नीचे उतर जाओ, वरना पेड़ों के साथ तुम भी काट दी जाओगी। मर्द घर पर नहीं है तो क्या हुआ, हम अकेले ही तुम जैसों के लिए काफी हैं। हिम्मत है तो ऊपर आकर दिखाओ। लक्का शंकर, चढ़ जाओ ऊपर और घसीट कर नीचे लाओ इन औरतों को और काटना शुरू करो ये पेड़। शंकर और लक्का पेड़ों की तरफ बढ़े।
बहनों, हो जाओ शुरू, छोड़ना मत इन्हें। राधा और गीता ने रसोई में चूल्हे पर उबल रहा खौलता हुआ पानी बड़े पतीले में लिया। जैसे ही शंकर और लखा सीढ़ी पर चढ़े, उन्होंने ऊपर से वो गर्मा गर्म पानी उन पर फेंक दिया। वो दोनों जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन वो रुके नहीं। पूजा और मीना ने पिसी हुई लाल मिर्च और राख की पोटलियां बना रखी थी। जैसे ही लखा ऊपर पहुंचा, पूजा ने मुट्ठी भरकर मिर्ची उसकी आंखों में झोंक दी। अरे मेरी आंख है, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो तड़पते हुए पुल से नीचे बर्फ में जा गिरा। शंकर का भी यही हाल हुआ। चिंटू और मुन्नी भी पीछे नहीं थे। उन्होंने बर्फ के गोले बनाए और नीचे फेंकने लगे। नीचे अफरा तफरी मच गई। ठाकुर के दोनों आदमी घायल होकर जमीन पर लौट रहे थे। कोई आंख मल रहा था, कोई जले हुए कंधे पकड़कर रो रहा था। अरे बहुत शौक है ना इस पेड़ पर रहने का। अब देखो, मैं इस जड़ में ही आग लगा दूंगा। पेड़ भी जलेगा और तुम सब भी राख हो जाओगे। ठाकुर ने मशाल तैयार की और पेड़ों की तरफ बढ़ा, पर खड़ी बहुएं अब डर गईं। अगर नीचे आग लगी तो उनका लकड़ी का घर मिनटों में खाक हो जाएगा। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कर, पापी छोटे बच्चे हैं यहाँ। अरे जलो, अब सब जलो। वो आग लगाने ही वाला था कि तभी वहां वन विभाग इंस्पेक्टर विक्रम आ गया। अरे रुक जाओ ठाकुर, अगर वो मशाल इंच पर भी हिले तो तुम बचोगे नहीं। ठाकुर घबरा गया, उसने मशाल फेंक दी। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बस अपनी जमीन देखने आया था। ये लोग अवैध कब्जा करके बैठे हैं। इंस्पेक्टर विक्रम ने ठाकुर के पास जाकर उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। झूठ बोलना बंद करो। हमें खबर मिली है कि तुम यहाँ के बेशकीमती पेड़ काटने आए हो और ऊपर से इन औरतों और बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हो। ये जंगल सरकार का है, तुम्हारी जागीर नहीं है। अरे साहब माफ कर दो, ले देकर मामला रफा दफा कर लो। रफा दफा तो अब तुम जेल में होगे। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर और उसके आदमियों को अपने साथ ले गया। थोड़ी देर बाद हरिया और पांचों बेटे वहां पहुंचे। माँ, तुम सब ठीक तो हो? क्या हुआ था यहाँ? सुमित्रा और बच्चों ने बताया कि कैसे बहुओं ने अकेले ही ठाकुर की पूरी फौज को धूल चटा दी। लोग कहते हैं कि घर बेटों से चलता है, पर आज मेरी बहू ने साबित कर दिया कि घर की असली रक्षक बेटी है। तुम बहुएं नहीं, तुम तो साक्षात दुर्गा हो। सही कहा आपने। हमारी बहुएं बहुत ताकतवर हैं, उन्हें हर समस्या से लड़ना आता है। अगर आज वो नहीं होती तो पता नहीं हमारा क्या हुआ होता। सच में ये बहुएं नहीं, हमारी बेटी हैं। ठाकुर के जेल जाने के कुछ दिन बाद गांव के लोग, जिनमें वो पड़ोसी रामू और रिश्तेदार बिरजू भी शामिल थे, जंगल में आए। उन्होंने देखा कि पेड़ों पर इतना सुंदर घर बना हुआ है तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अभी सभी उन लोगों के पास पहुंचे। काका, हमें माफ कर दो, हम डर गए थे। अब ठाकुर जेल में, उसका राज खत्म हो गया है। अब आप लोग वापस गांव चलो, आपकी जमीन और पुराना घर आपको वापस मिल जाएगा। हरिया ने सुमित्रा की ओर देखा। सुमित्रा लकड़ी के छज्जे पर खड़ी होकर सामने बर्फ से ढके पहाड़ों और जंगलों को निहार रही थी। रामू, अब वापसी कैसी? उस गांव में तो पत्थरों के मकान थे, लेकिन यहाँ हमें सुकून मिला है। वहाँ हम रोज डरते थे, यहाँ हम रोज जीते हैं। जो शांति यहाँ है वो वहाँ नहीं। सही कह रही है सुमित्रा, अब हमारा मन यहीं लग गया है। यह प्रकृति, यह खुली हवा, अब हम इसे छोड़कर उस भीड़ भाड़ में वापस नहीं जाएंगे। हमारा घर अब यही पेड़ है। गांव वालों ने उनकी बात समझी और गांव वाले वहां से चले गए। लेकिन घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत तो थी ही। शाम को सब बैठे चाय पी रहे थे। सबसे छोटा बेटा गणेश, जो थोड़ा बहुत शहर घूम चुका था। बापूजी, मैंने शहर में देखा है, अमीर लोग ऐसी जगहों पर रहने के लिए तरसते हैं जहां उन्हें शांति और देखने लायक नजारे मिलते हैं। वो ऐसे नजारे देखने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। क्यों ना हम अपने इस घर को होटल बना दें? गणेश की बात सुनकर सभी हैरान रह गए। होटल? हमारे इस लकड़ी के घर में कौन रहेगा? अरे आप लोग समझे नहीं, यही तो हमारी असली खासियत है। शहर के लोग उन ईंट पत्थरों और सीमेंट की दीवारों में रहकर बोर हो जाते हैं। उन्हें वरना तो ऐसा सुकून मिलता है और न ही ऐसी ताजी हवा। वो लोग तरसते हैं ऐसी जगह के लिए जहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ हो, शांति हो और प्रकृति हो। अगर हम इस लकड़ी के घर को थोड़ा सा और सजा दें और इसे एकदम सुंदर बना दें तो देखना, शहर वाले यहाँ रहने के लिए लाइन लगा देंगे। उनके लिए जंगल किसी जन्नत से कम नहीं है। हाँ, हम कमरों में जंगली फूलों की बेलें लगा देंगे, साफ सुथरे बिस्तर लगा देंगे और खाने में हमारा चूल्हे वाला खाना खिलाएंगे। सभी लोग काम पर लग गए। बहुओं ने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया और सड़क के किनारे एक लकड़ी का बोर्ड लगाया जिस पर पेंट से लिखा था, जन्नत ट्री हाउस, प्रकृति गोद में आपका स्वागत है। सच में ये बहुत अच्छा आइडिया है। देखो तो घर सजाने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। 2 दिन बाद वहां एक महंगी कार आकर रुकी। उसमें से एक शहरी जोड़ा उतरा। वो आसपास देख रहे थे। गणेश, जो वहां अच्छे कपड़े पहनकर गाइड की तरह खड़ा था, उनके पास गया।
नमस्ते सर, नमस्ते मैडम। क्या आप रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं? हमारे पास पेड़ों के ऊपर बहुत सुंदर कमरे हैं। वहां से आप जंगल का नजारा देख सकते हो, बर्फ के पहाड़ देख सकते हो। ये नजारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। पेड़ों के ऊपर? अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार लग रहा है, ले चलो हमें। गणेश उन्हें लकड़ी के पुल से ऊपर ले गया, जहां उन्होंने ऊपर से बर्फ से ढके पहाड़, बहता झरना और जंगल का नजारा देखा तो वो दीवाने हो गए। ये जगह तो किसी सपने जैसी है। इतना सुकून तो हमें 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता। भैया, एक रात का किराया क्या है? गणेश ने थोड़ा डरते हुए बोला। जी 2000 रुपए खाने के साथ। रवि ने तुरंत पर्स निकाला और 2000 के 2 कड़क नोट गणेश के हाथ में रख दिए। हम 2 दिन रहेंगे, ये लो पैसे, और प्लीज वो चूल्हे वाली चाय पिलाना। उस दिन घर में जश्न का माहौल था। ये उनकी पहली कमाई थी जो इज्जत और दिमाग से आई थी, और धीरे धीरे उनके जन्नत ट्री हाउस की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अब रोज कोई ना कोई गाड़ी वहां रुकती, बहुएं मिलकर स्वादिष्ट पहाड़ी खाना बनाती, बेटे जंगल घुमाने ले जाते, हरिया और सुमित्रा मेहमानों को कहानियां सुनाते। कुछ ही महीने में उनकी गरीबी दूर हो गई। उन्होंने एक नए कंबल, अच्छे कपड़े और घर के लिए जरूरी सामान खरीद लिया। अब वो जंगल के राजा थे। सर्दियों की रात थी, रसोई में बीचों बीच अलाव जल रहा था। पूरा परिवार, हरिया, सुमित्रा, 5 बेटे, 5 बहुएं और बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठे थे। सबके हाथ में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के कप थे। सोचा था बुढ़ापे में बेघर हो गया, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी देखो, उसने हमें महल दे दिया। हाँ, ठाकुर ने सोचा था कि वो हमें बर्बाद कर देगा। उसे क्या पता था कि वो हमें मजदूर से मालिक बना रहा है। सही कहा। अब तो मन करता है ठाकुर को भी एक दिन बुलाएं और 2000 रुपए लेकर एक रात यहाँ रहने दें। इस बात पर पूरा परिवार जोर से हंस पड़ा। उनकी हंसी ने आज दुनिया को यह साबित कर दिया था कि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि वो तो अपनों के अटूट प्यार और कभी न हारने वाले हौसलों से बनता है।